नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे सुशासन दिवस की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। आखिर सुशासन दिवस या गवर्नेंस का क्या मतलब है? एक आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं? सुशासन के साथ साथ क्या व्यवस्था में बदलाव आ रहा है? हमारी व्यवस्था क्या गांव में उस सुशासन से जुड़ रही है? सुशासन दिवस पर बात करेंगे आज मुद्दा आपका में, और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव माधवलाल जी। माधवलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत हम करेंगे विनय जी से। विनय जी, जब हम सुशासन की बात करते हैं या गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो एक आम आदमी के नजरिए से, एक आम आदमी के सरोकार से इसके क्या मायने हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो कोई भी आम आदमी जब सरकार नाम की व्यवस्था की ओर देखता है तो उसको अपेक्षा इतनी होती है कि उसको एक सुरक्षित वायुमंडल मिले, जिसमें उसके जान माल की रक्षा हो, उसकी प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए पर्याप्त अवसर मिले, उसके साथ न्याय हो, कभी भी उसके साथ अन्याय न हो, या किसी भी तरीके की भेद नीति का शिकार होने की और स्थिति उसके ऊपर न आए। तो बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक सामान्य सी अपेक्षाएं होती है सरकार के बारे में। लोगों को एक अपनी, हमारे देश में एक प्रचलन है कि माए बाप सरकार, जी मतलब जो भी मेरा अस्तित्व है तो मेरे माए बाप मेरी सरकार है। ये पुराने जमाने से चलता आया, जब यहाँ पर राजशाही थी और एक दृष्टि से जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, उस मानसिकता में ये बातें उभर कर आई। मगर आज की परिस्थिति में जब सुशासन की बात हम जनतंत्र के संदर्भ में करते हैं तो स्वाभाविक रूप में ये होता है कि लोगों की अपेक्षाओं में स्वाभाविक रूप में वृद्धि होगी। और इसी के चलते होगा शायद कि 1989 के आसपास वर्ल्ड बैंक ने सुशासन, इसको एक अधिकृत व्याख्या के साथ जोड़ दिया। जी और उसमें 7-8 चीजें प्रमुख रूप में आती है, जैसे पारदर्शिता है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ कहते हैं, नियम और कानून के अनुसार काम करने की बात होती है, जिसको हम एक रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, प्रतिसाद देने की क्षमता, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक समानता और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण ये भी है। जी और जो निर्णय प्रक्रिया है वो सामान्यतः कंसेंसस के आधार पर हो, केवल हेड काउंट के आधार पर न हो, ये भी उसका एक पहलू माना जाता है। तो ऐसे अन्य अन्य पहलुओं से इस सुशासन की संकल्पना को व्याख्यात किया गया है। जी और मैं मानता हूं कि हमारे देश में सबसे पहले सुशासन के प्रति एक गंभीर भूमिका लेकर काम करने का श्रेय हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। जी और आज की हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रास्ते पर तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। जी जाहिर सी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन पर खासा जोर दिया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जब हम सुशासन की बात करते हैं, क्योंकि आम जनता का सरोकार प्रशासन से बहुत पड़ता है। माधवलाल जी, अगर मैं बात इसको समझना चाहूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, प्रशासन के स्तर पे और सुशासन, आम जनता को जब हम बात करते हैं तो इसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? क्या हमारी व्यवस्था पारदर्शी हुई है? क्या जवाबदेही है इसमें? बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं और हम बात करते हैं बड़ी रिफॉर्म्स की, कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, वगैरह वगैरह। मगर दरअसल आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिलीवरी है, ये जो प्रशासनिक ढांचा है वो करता है। तो अक्सर ये कहा गया है कि जैसे पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत भारी गैप है, और उस गैप को जो है किस तरह से हम कम कर सकते हैं गुड गवर्नेंस में, मेरे ख्याल में वो एक बहुत अहम मुद्दा जो है
अक्सर नजरअंदाज भी कर दिया जाता है एट पॉलिसी मेकिंग लेवल, मगर जो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जी। दो पहलू हैं, जैसे हमसे पहले डॉक्टर विनय ने कहा कि एक तो जो है आम आदमी की क्या सरकार से तवक्यात हैं उसके बारे में। तो आज के मैं दो ब्रॉड कैटेगरीज इसमें डिफाइन करना चाहूंगा जी। एक तो जो है ब्रॉडली पब्लिक सर्विसेज, जिन पब्लिक सर्विसेज से एक रोजमर्रा में इंसान का जो है ताल्लुक रहता है, जैसे पानी, बिजली, इस तरह की सुविधाएं जो हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। और दूसरी और जो है अगर हम देखें तो सरकार के बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं जहां पे सिटीजन्स को कंप्लाई करना होता है, मगर ये भी देखा गया है कि कंप्लायंस भी कई बारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं इन दो को अलग अलग जो है देखते हुए इसमें जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इंक्लूडिंग एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब है ये टॉप लेवल से लेकर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो प्रशासनिक ढांचा है उसको गियर अप करने की जो है बहुत जरूरत रहती है। और कहीं कहीं जो है इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो बहुत कामयाब होते हैं, कहीं पे जो है वो इतने कामयाब नहीं दिखाई देते। जी बिल्कुल। अशोक जी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के को भी बहुत करीब से काम करते हुए देखा और इस सरकार में भी आप बहुत करीब से सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि सरकार सुशासन दिवस सप्ताह मना रही है और जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका सरोकार यही है कि आम जनता तक सरकार पहुंचे, उसकी नीतियां पहुंचे। लेकिन जब हम सुशासन की बात करते हैं तो गांव भी इसमें उभर के आते हैं। क्या सुशासन, जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं, गुड गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं, क्या उसका प्रभाव हमें गांव में देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को जो श्रद्धांजलि दी उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की, तो मैं समझता हूँ इसमें अब हमें विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि अटल जी का जो शासनकाल था वो सुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये दिवस मनाने की बात की है। लेकिन देश में स्वतंत्रता के बाद कितने ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने जी, लेकिन उसकी जो तस्वीर हमारे सामने आई उसको जब भांपा मोदी जी ने, तो उनको लगा कि जैसे और दिवस और पखवाड़े इस देश में मनाए चले आते हैं तो कहीं सुशासन दिवस भी ऐसे ही एक पखवाड़ा बन के ना रह जाए, तो उन्होंने उसकी पहल की जी। और मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी की दृष्टि से मैं अगर देखूँ तो एक इतनी बड़ी पहल उन्होंने की जब कहा कि हमारे नौजवान युवक अब अपने सर्टिफिकेट को, अपने कागज़ को स्वयं अटेस्ट कर सकेंगे। ये जो एक विश्वास व्यक्त किया गया साधारण नागरिक के मन में जी। पहले मुझे याद है हम लोगों को अटेस्ट करवाने के लिए एक गजेटेड ऑफिसर ढूंढना पड़ता था, तो वो एक पहल हुई सुशासन की ओर, बहुत बड़ा कदम उठाया गया जी। उसके बाद दूसरा कदम उन्होंने उठाया कि अंग्रेज़ों के समय के चले आ रहे सैकड़ों ऐसे कानून थे जो हमारे प्रशासनिक सुधार में रोड़ा थे जी। लाल फीताशाही जिसको कहा जाता है, रेड टेपिज्म, उसको समाप्त किया। अगर मुड़कर देखें तो मैं शायद आंकड़ा ठीक नहीं दे पाऊँ तो लगभग 400-500 ऐसे कानून निरस्त कर दिए गए जी। कि जो अंग्रेज के काल 1873 इस तरह के कानून थे। वो भी एक दूसरा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो था सुशासन की दृष्टि से जो सामान्य नागरिक है उससे उसको लाभ होगा। तो जो व्यक्ति एक दर दर भटकते थे, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर अर्जी लगा रहे हैं, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पैदा किए, ये जो ऑनलाइन सारी चीज़ें एप्लीकेशन शुरू हुई, शुरू में लोगों ने विरोध किया, अरे गांव के लोगों को कहाँ से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉर्म भर सकेंगे, नए नए विद्यार्थी का दाखिले के लिए कहाँ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एकदम सक्रिय है और उससे जो लोगों को सुविधा हो रही है उसके चलते भी ये लाल फीताशाही काम हुई और ये भी सुशासन की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद जब जनधन योजना शुरू की गई तब भी लोग हंसे कि ये क्या मतलब है,
लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें पैसा सीधा लाभार्थी को मिल रहा है, बिचौलिए खत्म कर दिए। तो ये भी सुशासन के तरफ बढ़ाए गए कदम थे। और आज हम देख रहे हैं, किसी ने कोरोना को तो प्रेडिक्ट किया नहीं था, लेकिन कोरोना काल में कितनी जो समस्या आई, तो जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नए एक क्रांति लाई गई, उससे लोगों को कैसे लाभ हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जब वैक्सीन बनी तब भी लोग हंसे, विपक्ष भी हंसा, लेकिन हमने देखा कि भारत का जो टीकाकरण का अभियान है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो आज जितने भी दुनिया में विकासशील देश है वो हमसे वो सॉफ्टवेयर मांग रहे हैं कि आपने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे बनाए। और टीकाकरण का अभियान गांव-गांव तक गया, डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। ये भी सुशासन है, कहीं पर भी हमें भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता और जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन है वो सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 7.5 साल हो गए इस सरकार को, मोदी सरकार को, विपक्ष एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया है। तो सुशासन के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये सुशासन दिवस की बात की है। जी बिल्कुल अशोक जी, ठीक है, आज मोदी सरकार है और ये बात उठती भी है, सुशासन की बात उठती भी है, लेकिन किसी भी सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे, उस शासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो। विनय जी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुशासन के 8 लक्षण बताए गए हैं उसमें एक भागीदारी है और विधि का शासन है। इन दो की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या सुशासन के जरिए जनता की भागीदारी सरकार की नीतियों में बढ़ी है या नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं? और विधि के शासन का जो सवाल उठता है उसको आप कैसे देखते हैं? जहां तक जन भागीदारी की बात है, प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का हमेशा ये आग्रह रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने कई भाषणों में इसको कहा है कि विकास ये कोई केवल सरकारी योजना या सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता, विकास एक जन आंदोलन होना चाहिए। और इसलिए हर किसी समय उन्होंने जन भागीदारी पर बल दिया है। मैं 2 छोटे उदाहरण देना चाहता हूं, दोनों उनके लाल किले के प्राचीर से किए हुए भाषणों के हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा था, जब इस देश में महिला अत्याचार वगैरह विषयों की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने अभिभावकों को, गार्डियंस को आगाह करते हुए कहा था कि आप अपने घर की किसी बिटिया को तो कहते हैं कि अंधेरा होने के पहले घर आइए, 7 बजे के पहले घर आइए, मगर आपका जो बेटा है वो रात देरी तक कहाँ क्या करता है इसकी कभी आप पूछताछ करते हो? जी। तो एक दृष्टि से ये जो पूरा विषय है महिला अत्याचार के संदर्भ में, उसमें हम सभी की भूमिका है, समाज की भी भूमिका है। केवल सरकार सरकार अपना दायित्व निभा रहा है, मगर केवल सरकार करेगा ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अभिभावकों को भी चाहिए। अभी के यानी इस साल के 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस के भाषण में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंतिम जोड़ा उन्होंने सबका प्रयास। जी। ये सबका प्रयास क्या है? ये जन भागीदारी की एक ललकार है, उसके लिए लोगों को आगाह किया गया है, एक अपील की गई है। तो मैं मानता हूं कि जन भागीदारी और सुशासन का बहुत गहरा संबंध है। इसका बहुत गंभीर आकलन इस सरकार के नेताओं को है और उसी के माध्यम से सरकार की भूमिका ये रही है कि हर कोई सरकारी योजना जन सहभागिता के आधार पर ही सफल हो सकती है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो या चाहे वो टीकाकरण का विषय। जी। सरकार ने जो वेबसाइट चलाई है माय गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि अपनी सरकार है, मेरी अपनी सरकार है। ये केवल कोई किसी दल की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार, ऐसी सरकार नहीं, ये मेरी सरकार है। तो ये जो अपनत्व है, जिसमें ओनरशिप का एक भाव होना चाहिए और भागीदारी का मतलब भी ये स्वामित्व भाव से है कि मैं इसका ओनर हूँ, मैं इसका दायित्व लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आज के मौजूदा हालात में भारत सरकार की सोच इस सुशासन के पहलू के साथ 100% मेल खाने वाली है। जी। जहां तक रूल ऑफ लॉ की बात है, फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी को कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा आग्रह रखा है कि हमारे विभिन्न सरकारी विभागों के लिए कुछ एक नीतिगत सोच होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? कि जब नीति के आधार पर आप शासकता की बात करते हैं तो नीति के आलोक में कानून और नियम बनते हैं, और जब कानून और नियम बनते हैं तो डिस्क्रिशनरी यानी स्वेच्छाधिकार के आधार पर के जो निर्णय किए जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि हर किसी निर्णय का आधार कोई कानून या कोई नियम हो जाता है। जी तो रूल ऑफ लॉ ये इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि इस विषय पर सरकार भी बहुत आग्रही रही है, और बहुत सारे विषयों में नियम कानून के आधार पर काम करने के बारे में विभागों को भी सचेत किया गया है, और सरकार की कुल मिलाकर दिशा भी रूल ऑफ लॉ को और मजबूत बनाने की रही है। जी अशोक जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि जवाबदेही एक बहुत बड़ा सवाल अपने में आता है। अगर पारदर्शिता बहुत जरूरी है तो जवाबदेही, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, क्योंकि सुशासन की हम बात तो करते हैं, सुशासन तभी आएगा जब हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है वो सही से काम करे ताकि नीतियां नीचे तक पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक जवाबदेही की बात है तो ये जवाबदेही ऊपर से शुरू होती है। जी। अगर प्रधानमंत्री जवाबदेही हैं, उनके मंत्री जवाबदेही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जवाबदेही हैं, तो जो सरकारी ढांचा है वो भी जवाबदेही बनता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अधिकारियों को जिस प्रकार से लगाम लगाई गई है, भ्रष्टाचार के मुद्दे जो अधिकारियों के स्तर पर आए हैं किस प्रकार से उजागर होकर उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो जवाबदेही का मंत्र मैं समझता हूँ देश भर में नीचे स्तर तक जा रहा है। लेकिन अभी घोषणा की गई है कि हम इस सप्ताह को सुशासन सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। अब देखिए, सुशासन सप्ताह जो मनाया जा रहा है इसमें 700 जिलों में प्रशासनिक अधिकारी, जिला के, तहसील के, पंचायत के, ये गांव-गांव जाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। तो छोटी से छोटी समस्या को सुनकर उसका हल निकालने के लिए अगर प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेही के तौर पर गांव में भेजा जा रहा है तो उसका असर अभी तक ये था कि भाई आपकी जो सरकार की पारदर्शिता आपने केंद्र में राज्य स्तर के अधिकारियों तक की, लेकिन नीचे अभी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा। तो लेकिन इसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दिख रही है कि 700 जिलों में जब प्रशासनिक अधिकारी तहसील और नीचे गांव के सरपंच स्तर तक जाएंगे, इसमें किसी भी राज्य सरकार ने केंद्र की इस नीति की आलोचना नहीं की है। इसका अर्थ है राज्य सरकारों के भी जिला अधिकारी ये काम करेंगे और इस दिवस को मनाने में सबका सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके चलते जिसको हम लोक अदालत कहते हैं, उसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी अब गांव में जा रहे हैं, जाएंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे। तो पारदर्शिता, जवाबदेही अगर नीचे के स्तर तक पहुंचती है तो सुशासन की ओर मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण एक यात्रा हमने शुरू की है। हमारा लोकतंत्र है, हमारा मीडिया भी हम देखें तो जिस प्रकार से पारदर्शिता की और इसमें भ्रष्टाचार के कोई भी मुद्दे आते हैं तो उसको उठाता है। तो लोकतंत्र पूरी तरह से हमारे यहाँ सक्षम दृष्टि से काम कर रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता जिसकी थी कि गांव की ओर चला जाए। तो सुशासन गांव की ओर, ये जो एक मंत्र दिया गया है सुशासन सप्ताह के तौर पर, मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जी बिल्कुल। जब हम जवाबदेही की बात कर रहे हैं तो उसमें आरटीआई और लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं भी हमारे सामने हैं जो इस सुशासन को और मजबूती प्रदान करती हैं। विनय जी, अगर बात हम गांव की ओर चलने की कर रहे हैं, क्योंकि इस सुशासन सप्ताह में सरकार का फोकस, पूरा का पूरा फोकस गांव की ओर है, तो गांव और सुशासन को अगर हम जोड़ते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गांव जो थे वो पीछे छूट जाते हैं। भारत के विकास की जब हम बात करते हैं तब केवल शहरों के विकास की बात नहीं करते, स्वाभाविक रूप में ग्रामीण अंचलों के विकास की भी बात हम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच का ही अगर संदर्भ लेना है तो गुजरात में रहते हुए सुशासन और गांवों तक ले जाने के बारे में जो काम हुआ है वो एक दृष्टि से सभी के लिए उदाहरण के रूप में समक्ष होता है। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि गुजरात में उन्होंने एक योजना चलाई, ग्राम ज्योति योजना, ज्योति ग्राम योजना, और हर गांव को 24 घंटे बिजली देने की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसके क्या परिणाम हुए। मैं एक अध्ययन टीम के साथ गुजरात के गांव में गया था, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है ये।
तो हमने देखा कि गांव में बिजली आने के कारण वहां के मुखिया ने हमें कहा कि गांव में जो पोलियो का इंसिडेंस है, पोलियो से प्रभावित बच्चों की संख्या है, उसमें कमी आई है। जी अभी बिजली का और पोलियो का संबंध क्या है? तो संबंध ये है कि जब बिजली 24 घंटे मिलती है, तब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो रेफ्रिजरेटर होता है वो 24 घंटे चलता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो खुराक रखी हुई है उसकी जो परिणाम कारकता है वो जो का त्यों बरकरार रहती है, और उसके कारण फिर पोलियो की मात्रा भी कम होती है। तो मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि गांव के विकास की कुंजी ऊर्जा के साथ है, पानी के साथ है, खेती के साथ है, और इन तीनों विषयों में बहुत आग्रह के साथ, जैसे हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती पर बल दिया जा रहा है, उसके लिए स्वतंत्र विभाग बनाया गया है। साथ ही साथ पानी का अगर हम विषय करें तो देश में पहली बार विभिन्न विभागों में जो पानी के विषय की चर्चा बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा करते हुए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। और गंगा का शुद्धिकरण वगैरह वो तो हमने देखा ही है, मगर कुल मिलाकर नदी जल के बारे में एक स्वच्छता का विषय भी आगे बढ़ा है। हर घर नल से जल, इस योजना को भी कारगर पद्धति से अमल में लाने की कोशिश हो रही है। और जहां तक ऊर्जा की बात है, मैं मानता हूं कि वैकल्पिक ऊर्जा पर इस सरकार ने जितना बल दिया है इसके पहले कभी किसी सरकार ने शायद नहीं दिया होगा। जी और इसलिए ग्रामीण अंचलों को सुशासन के जो भी सुशासन की यात्रा है उसका एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए काम करना, मैं मानता हूं कि इस सरकार की प्राथमिकता रही है, और जिसके कारण एक गांवों का भी नया रूप आज हम देख रहे हैं। विनय जी, अगर मैं बात आखिरी के 2 लक्षण की करूं, जो 8 लक्षण हैं उसमें एक आम सहमति और बराबरी, इसको आप कैसे देखते हैं इन दोनों पहलुओं को जब आज हम सुशासन की बात कर रहे हैं? देखिए, आम सहमति कंसेंसस के आधार पर काम की जो बात है, और मैं मानता हूं कि कंसेंसस को बिल्ड करने की हर तरीके की कोशिश हर कोई सरकार करती रही है, और इस सरकार ने भी ग्रामीण अंचलों में कहो या अन्य अन्य जगह पर कहो, जैसे मतलब विभिन्न जो सरकारी अभी बिल आ रहे हैं, मैं अगर संसद के अभी अभी समाप्त हुए सत्र की अगर बात करूं तो लगभग 5-6 बिल अब सरकार ने विपक्ष के सुझाव के आधार पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को दिए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो विवाह की आयु मर्यादा लड़कियों के लिए 21 तक बढ़ाने की बात है, ये अगर सरकार चाहती थी तो संसद में ये बिल पारित हो सकता था, मगर विपक्ष ने जब आग्रह किया तो सरकार ने भी सोचा कि संबंधित विभाग की स्थायी समिति को दिया जाए, और स्थायी समिति में इसकी विस्तार से बहस हो, और बहस के आधार पर ये बिल सदन के सम्मुख आए। तो सरकार की भूमिका तो हमेशा ये रही है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित करते हुए और सभी का सहभाग सुनिश्चित करते हुए हम आगे बढ़े। तो मैं मानता हूं कि ये जो कंसेंसस है ये निश्चित रूप में वर्तमान सरकार की जो शासन नीति है उसका एक अभिन्न अंग है। जो बराबरी की बात है, इक्वालिटी की बात है, समानता की बात है, मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो मंत्र उस समय दिया था, और अपने विशेष रूप में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भाई बहनों को उन्होंने कहा था कि नौकरी मांगने वाले मत रहो, नौकरी देने वाले बनो। तो नौकरी देने वाले बनो, ये आकांक्षा उजागर करना तो आसान है, बनाए कैसे? तो अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो मुद्रा योजना है सरकार की, उसके अंतर्गत तो काफी काम हुए हैं, उसकी चर्चा भी होती है, मगर हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने लगभग विगत 5-6 सालों में कुछ 1500 से अधिक हमारे जो पेट्रोल की आवाजाही करने वाले टैंकर्स होते हैं उसके लाइसेंसेस अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को दिए हैं, और पहली बार इस पद्धति की एक व्यवसाय श्रृंखला में हमारे उपेक्षित समाज के बंधु भी जुड़ गए हैं, जो अपने आप में बराबरी की ओर, न्याय की ओर ले जाने की एक अहम भूमिका है। जी विनय जी, मैं जानता हूं सुशासन का विषय है और आप लोकतंत्र और सुशासन जैसे विषयों पे लगातार काम करते रहे हैं, और इस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम पड़ेगी, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
माधव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Youths play a crucial role